सो आज का लेक्चर स्टार्ट करें यहाँ से। एवरीवन, एम ऑडिबल? स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस। लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट करवाया था, जिसको वैल्यू एडेड और आउटपुट मेथड भी कहते हैं, जहां पर आपने आउटपुट में से इनपुट को माइनस किया था एंड दैट इज वैल्यू एडेड या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस पार्ट में से डाउट है किसी को लेक्चर 1 में से? ऑलवेज स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हमारे डाउट्स के लिए हैं। यस बेटा? अब हमें यहाँ पे दो चीजें करनी है आज लेक्चर 2 में। एक तो हमें प्रोडक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स करने हैं। सेकंड हमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को भी आज स्टार्ट करना है, बिकॉज बुक्स में क्वेश्चन आपको मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। तो अभी जैसे अगर हम प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन फाइंड आउट करें तो आपको सेपरेट से प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन गिवन नहीं है, मिक्स है। जैसे क्वेश्चन में इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी साथ में है, या फिर क्वेश्चन भी मिक्स फॉर्म में है। तो बेटर है हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किया तो हुआ है हमने ना थ्योरी में। तो मैं पहले एक बार इनकम मेथड लेके चल रहा हूँ आपके साथ। बुक का पेज नंबर 115 ओपन कर लो, वहां से अगर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। टीआर जैन बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं अभी, हाँ वो शेयर कर दूंगा, जब जैसे कराऊंगा मैं शेयर कर दूंगा। लिसन नाउ, इनकम मेथड। याद है सबको इनकम मेथड के कंटेंट्स क्या थे? यस बेटा? इनकम मेथड के कंटेंट्स क्या थे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हम्म, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके। थर्ड क्या था? थर्ड क्या था? मिक्स्ड इनकम। याद है सबको? अब हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से समझ लिया है कि सीओई के अंदर क्या क्या आता था। रिवाइज करते हैं इसको। वेजेस, सैलरी, इन काइंड, इन कैश, बोनस सैलरी एंड वेजेस इन बोनस या बोनस सैलरी, एंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टूवर्ड्स सोशल कंट्रीब्यूशन। याद है सबको? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, जिसमें वो इंश्योरेंस के लिए कंट्रीब्यूट करता है या प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इन सबको अगर हम ऐड करें, आपके पास क्या आता है? आज तीनों मेथड एक साथ जीडीपी चलेंगे। एट एमपी। यस बेटा। जीडीपी एमपी नहीं। सुनो, आज हम तीनों मेथड्स को एक साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो एक्सपेंडिचर मेथड सामने आपके, एक आउट प्रोडक्ट मेथड, और साथ में इनकम मेथड हमने स्टार्ट कर दिया। तीनों को ध्यान से देखना, तीनों को कंपैरिजन करना आपस में। इनकम मेथड में कभी भी हमें जीडीपी एट एमपी नहीं मिलता, हमें यहां से डायरेक्टली मिलती है डोमेस्टिक इनकम। दैट्स वाई सबसे इजी मेथड जो है वो इनकम मेथड है। सबसे इजी, इजीएस्ट। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली इनकम्स को ऐड कर रहे हैं हम। नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या होगा? इनकम से ना। इनकम डायरेक्टली काउंट करनी है आपको, और हमारी इकोनॉमी के अंदर तीन ही इनकम्स होती हैं। वेजेस सैलरी, जिसको हम सीओई कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें तीन चीजें इंक्लूड है। याद है क्या क्या तीन चीजें इंक्लूड है? रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस, सॉरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यस।
सीओई के अंदर क्या आता है मेनली? वेजेस एंड सैलरी। और ऑपरेटिंग सरप्लस में मेन क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट अगर ना दिया हो तो प्रॉफिट के 3 कंटेंट्स किए थे हमने, ये सब किया हुआ ऑलरेडी हमने थ्योरी में। क्या क्या था बेटा? dividend, retained earning, and the corporate taxes. डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग एंड Corporate tax. कॉर्पोरेट टैक्स, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग का एक और नेम भी होता है कॉर्पोरेट सेविंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट रिजर्व्स। हम इन चारों में से किसी भी नेम से बोल सकते हैं। जो डिविडेंड हमने शेयर होल्डर्स को दे दिया, जो पैसा अपने पास रख लिया, या जो गवर्नमेंट को दे दिया, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे इट बिकम्स वन कंटेंट प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी। बेटा रॉयल्टी भी लिखा होता है समटाइम्स, रेंट एंड रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी गिवन हो तो रॉयल्टी ले लेना आपको, दोनों गिवन हो तो दोनों को ऐड कर लो, एक ही बात है। कुछ चीजों पे रेंट होता है, कुछ चीजों पे रॉयल्टी होती है। किसी भी इनटेंजिबल एसेट्स को अगर हम रेंट पे देते हैं, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कोई फॉर्मूला, कोई बुक हम किसी को देते हैं लिखकर, किसी पब्लिशर को देते हैं ना प्रिंट करने के लिए, तो उन सब के ऊपर हमें क्या मिलती है? रॉयल्टी। तो इकोनॉमी के अंदर ये भी एक इनकम है। प्रोफेसर जो बुक लिखते हैं, टीचर्स जो बुक लिखते हैं, उनको उस बुक के ऊपर क्या मिलती है? रॉयल्टी। जैसे आप बोलते टी आर जैन, तो टी आर जैन राइटर को क्या मिलता है अगर वो इकोनॉमिक्स की बुक लिखता है? रॉयल्टी मिलती है। किससे मिलेगी? पब्लिशर से। तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये एक आंसर हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। सीओई के अंदर वेजेस, सैलरी के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हो गए, जैसे पेंशन, बोनस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर एवरीथिंग, वो सब हमने किया ऑलरेडी इनकम मेथड में। आप चाहो तो आज भी इनकम मेथड की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, उसमें अपने आप को चेक करो कि मुझे क्या क्या नहीं आता अभी भी। मिक्स्ड इनकम का मीनिंग बताया था कि यही 4 चीजें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, ये कुछ लोग हैं जिनकी इनकम मिक्स फॉर्म में होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, जो अपनी इनकम को रेंट या वेजेस, सैलरी की फॉर्म में नहीं बता सकते। उनमें से मैं भी एक हूँ बेटा। एज ए टीचर मैं अपनी फीस को रेंट, रॉयल्टी की टर्म्स में नहीं कर सकता डिवाइड, लेकिन मैं आपसे चार्ज क्या कर रहा हूँ? इन्हीं 4 चीजों के अगेंस्ट फीस चार्ज कर रहा हूँ। तो मिक्स्ड इनकम आपको दी होगी। तो अगर इन तीनों को ऐड करोगे, बेटा, तो आपके पास क्या आएगा? डोमेस्टिक इनकम। बिकॉज आज की क्लास सिर्फ उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया हुआ है, क्योंकि उसमें हमने काफी कुछ कर लिया था। टर्म्स की बात की थी कि G4 क्या है, MP4 क्या है, D4 क्या है। अब आपके पास वो नॉलेज है, तो टेल मी कि ऊपर क्या मैंने कहीं भी डेफिनेशन ऐड की है? बताओ बेटा, क्या मैंने कहीं भी डेफिनेशन ऐड किया ऊपर? नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्सेज एवरीवन। बेटा क्या मैंने ऊपर कहीं भी डेप्रिसिएशन ऐड किया है इनकम के ऊपर? नहीं ना किया, बिकॉज मैंने सिर्फ ऊपर इनकम्स ऐड किए हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहां कैसे पता चला था आपको कि उसमें डेप्रिसिएशन ऐड है? प्रोडक्ट मेथड में तब भी तो हमने कल किया था, जी आंसर जी पे निकाला था। तो आपको पता था कि आउटपुट की वैल्यू में हर चीज इंक्लूड होती है। जब आप कोई प्रोडक्ट की आउटपुट वैल्यू बताते हो, जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, उसमें सब इंक्लूड होता है। तो हम बेटा अब यहां से ना कंपैरिजन है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आपको सभी न्यूमेरिकल समझ आएंगे। बट इसका लिंक है फर्स्ट लेक्चर के साथ, या हमने आज तक जो थ्योरी किया उसके साथ। जब हम आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट का मीनिंग है
कि जब आपने इस प्रोडक्ट को बनाया था तो आपका क्या क्या एक्सपेंडिचर आया था। तो आपका रॉ मटेरियल पे एक्सपेंडिचर भी आया होगा, डेप्रिसिएशन पे भी आया था, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी आपने ऐड किए थे। तो आउटपुट मीन्स एमआरपी इंक्लूडिंग टैक्सेस, including depreciation, including everything. So when you start from output, इसमें सब इंक्लूड है, बट when you start from income method, उसमें सिर्फ फैक्टर इनकम्स हैं। इनकम बोले तो कौन सी इनकम एवरीवन? फैक्टर। यस बेटा, इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम्स हैं। तो इसलिए ये जितनी मैंने लिखी है फैक्टर इनकम लिखी है, यू कांट से कि सर आपने डेप्रिसिएशन ऐड किया है। बेटा नहीं, मैंने डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया, तो मेरी जो इनकम्स है वो किसके ऊपर है? किस पे है? नेट पे, विदाउट डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक तो है ही है, नो डाउट। क्या मैंने ऊपर टैक्स ऐड किए हैं? टेल मी। तो मेरा ये जो आंसर है वो किसके ऊपर है? एट फैक्टर कॉस्ट। तो आगे से आप बोलोगे कि सर जब आप इनकम मेथड से स्टार्ट करते हो तो यू गेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपके पास क्या आता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, डायरेक्टली हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम। लेक्चर 1 में हमने ये सब डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, कि हमारी इकोनॉमी के 3 आंसर्स इंपॉर्टेंट है, एक जीडीपी, फिर उसके बाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो डोमेस्टिक इनकम होती है, और एक नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड शॉर्टेस्ट मेथड है, सबसे कम जिसमें पॉइंट्स हैं, शॉर्टेस्ट मेथड। व्हाई? बिकॉज यहां पे हम सीधा इनकम्स को ऐड करते हैं एंड वी गेट अवर आंसर। इनकम्स को ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अब हमें अगर नेशनल इनकम में जाना हो तो कैसे जाएंगे? इसमें हम क्या प्लस या माइनस करेंगे? याद है सबको? क्या प्लस या माइनस होगा? NMI from abroad. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या टू अब्रोड। अगर वो फ्रॉम अब्रोड है तो प्लस हो जाएगा, अगर टू अब्रोड है तो माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट हर मेथड में कॉमन है और लास्ट में है। तो हमारी कंट्री की क्या आ जाएगी? National. तो थ्योरी में जब हमने इनकम मेथड को अंडरस्टैंड किया था तब भी ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, बट अब ज्यादा समझ आएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें इतना पोर्शन प्रैक्टिस करना है। अब कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो नेट पे होती है, डोमेस्टिक नहीं रहा, बताया था लास्ट क्लास में ना, याद है वो टेबल, कि डोमेस्टिक में जब फैक्टर इनकम ऐड हो जाती है तो क्या बन जाता है वो? नेशनल। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी है ही है एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां कोई डाउट है बताइए एवरीवन? बेटा आप लोग साइलेंट रहते हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मुझे भी बिल्कुल मजा नहीं आता, आप चाहे 5 स्टूडेंट्स हो या 50 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले बताया था मैंने, मेरे पैशन में कोई चेंज नहीं आता। और इन रिकॉर्डिंग्स को बहुत से ऐसे बच्चे देखते हैं जो आपके बैच को कभी लाइव क्लासेस में ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए मेरा तो पैशन सबके लिए है, और इस टाइम बैच की स्ट्रेंथ कम भी हो तो भी हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो जाएगा। तो मेरा कहीं से भी इंटरेस्ट कम नहीं होता। बट अगर आप 15, 20, 25 स्टूडेंट्स होकर भी बात ही नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा? अभी आप इतने तो हो ना यहाँ पे सामने, कुछ नए स्टूडेंट्स को तो मैंने मना किया है जब तक वो रिकॉर्डिंग्स नहीं कवर करते। आप जितने भी सामने हो बेटा, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो क्या फायदा? आप सिर्फ इस टाइम यू ऑल आर 11 स्टूडेंट्स हियर, आप मेरे सामने 11 स्टूडेंट्स हो यहाँ पे अटेंडेंस में।
जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया ऑनलाइन क्लास, तो 11 में से कोई भी अगर एक बच्चा ही बोलता है तो बेनिफिट क्या है बेटा? सबको बोलना चाहिए ना। क्या ये मुश्किल है इनकम मेथड? क्या ये चीजें हमें नॉलेज में पहले नहीं थी? सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? डोमेस्टिक इनकम। मैंने पूछा डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करेंगे, तो भी ओनली तन्वी इज गिविंग द आंसर कि सर इसमें एनएफआई फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा। तो क्या बाकी सब लोगों को नहीं पता हमने लास्ट क्लास में क्या किया है? तो हमारी कंट्री की क्या आती है? नेशनल इनकम। अब जो आउटपुट मेथड हमने की थी, जो हमने प्रोडक्ट मेथड किया था बेटा, उसमें आंसर कैसे आएगा बताओ? उसमें हम एनएनपी एट फैक्टर को तक कैसे पहुंचेंगे? क्या बताया था आपको? तो पहले आउटपुट में हम इनपुट माइनस करेंगे तो वैल्यू एडेड आ जाएगा, तो जीडीपी एट एमपी होगा, तो फिर उसमें से हम एनआईटी माइनस कर देंगे, तो फिर वो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आंसर नेट पे आ जाएगा। लेकिन एक ही एडजस्टमेंट किया ना हमने अभी तक, तो एक वर्ड चेंज होगा। पहला जो जी है, अल्फाबेट, जो पहला अल्फाबेट जी है, वो किसको डिनोट करता है? ग्रोस या नेट को। तो जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो बेटा आपका आंसर नेट पे आ जाएगा ना। डोमेस्टिक डोमेस्टिक रहेगा और मार्केट प्राइस भी सेम रहेगी। फिर जब इसमें से आप क्या माइनस करोगे? एनआईटी एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कैसे आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो आंसर आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये माइनस कर देंगे तो आंसर किस पे आएगा? एनडीपी एट एफसी। और आपके बिल्कुल सामने एनडीपेट एफसी है ना यहाँ पे। नो बेटा, आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डे को आने में इतना टाइम लगा, इसके लिए हमने इतना हार्डवर्क किया, इतनी थ्योरी चीजों को हमने स्लाइड्स को रीड किया, समझा, ताकि आज का डे हमें समझ आए। और आज आप लोग साइलेंट हो तो क्या फायदा? ये सब कुछ समझाया हुआ है आपको। इनकम मेथड में सीधा हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि उसमें ना तो डेप्रिसिएशन होता है ना उसके अंदर टैक्सेस होते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड आउटपुट से स्टार्ट होता है, और आउटपुट में सब कुछ होता है, टैक्सेस भी होते हैं, डेप्रिसिएशन भी होता है। तो वो हमेशा आपको आउटपुट माइनस इनपुट तो हम सबको याद रहता ही है, क्योंकि फाइनल आउटपुट तभी आएगी, जीडीपी एमपी तभी आएगा। तब हम दो एडजस्टमेंट करते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी। अब एनआईटी का मीनिंग समझाया हुआ आपको, इंडिया टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जाके हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम आती है, जो बहुत इजीली आ गई थी इनकम मेथड से, अगर हमने इन तीनों चीजों को ऐड किया था। बेटा 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूं। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट है? बेटा यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे नेशनल इनकम में जाने के लिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम ऑफ रोड। तो इट मीन वो एक कॉमन स्टेप है, वो एक कॉमन स्टेप है हर एक मेथड के अंदर, जो यहां भी आएगा और हर मेथड के अंदर रहेगा।
बेटा 1 मिनट होल्ड करना, रूम की डस्टिंग हो रही है। इट मीन्स ये जो है हमारे पास, ये कॉमन स्टेप है जिसके अंदर हम हर बार किसी भी मेथड से चलें, हमें आगे जाकर हमेशा क्या करना है, हमें हर मेथड में लास्ट में आकर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या टू अब्रोड का एडजस्टमेंट करना है। तब आप अपने डोमेस्टिक से बाहर निकलते हो। डोमेस्टिक से बाहर निकल के कहां पहुंचते हो, कहां पहुंचते हो बेटा? नाश्ते में हम नेशनल पे पहुंचते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अब यहां पर ऐड कर रहा हूं सेम स्टेप बेटा, ऐड कर रहा हूं प्लस या माइनस। प्लस क्या होगा, बार बार बोलने से बेटा याद रहेगा आपको, आपको इसे मार्च तक याद रखना है, ठीक है? अभी बार बार बोलते रहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें ऐड करना है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस करना है। जैसे ही माइनस कर दोगे या प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, नाश्ता इनकम नेशनल इनकम। तो वो सिंबल्स में क्या बन जाएगा, एनडीपी एट एफसी से कहां पहुंच जाएंगे हम, एनएनपी एनएनपी एट एफसी। यस, वेरी गुड। ठीक है, और अब हम आते हैं थर्ड मेथड पे, एक्सपेंडिचर मेथड। बट बिफोर दैट बेटा कोई डाउट है किसी को इन दो मेथड्स में से किसी भी पॉइंट पे? क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी मिक्स फॉर्म में होंगे। यहां से हम सीधा पहुंच गए कंट्री की नेशनल इनकम पे। अब आप मैच कर लो, यहां से जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा, यहां से जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। आंसर दोनों मेथड से सेम आएंगे लेकिन इंफॉर्मेशन टोटली डिफरेंट होगी। हाँ जी, कैमरा ऑन कर रहा हूँ। बेटा कोई डाउट है यहां तक आपको? इंफॉर्मेशन दोनों मेथड की देखो टोटली डिफरेंट है, लेकिन आपके पास डोमेस्टिक इनकम का आंसर या नेशनल इनकम का आंसर दोनों से सेम आ रहा है। हाँ जी भी बता दो, यहां तक कोई डाउट है? पक्का याद हो गया सबको? ये हमारी होल यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हैं। ये सब कुछ हो रहा है अभी? अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। क्या कोई बता सकता है बेटा कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में? कुछ तो याद आ रहा होगा। नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थ्योरी में हमने इस पूरे वर्ड को समझा था, आज भी स्लाइड्स में जाओगे तो इसका मीनिंग लिखा हुआ है। इवन लास्ट क्लास में तन्वी ने क्वेश्चन भी पूछा था राधा बहुगुणा बुक में से, वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ था क्या क्या पॉइंट्स हैं। चाहे आप गिफ्ट्स दे रहे हो किसी को, है ना, कुछ भी पे कर रहे हो, वो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। वो अपनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप दे रहे हो किसी को।
वो एक पॉइंट हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 2 सेकंड गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा थर्ड पॉइंट कोई और है, वैसे तो वो भी लिख सकते हो पहले, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक और पॉइंट है तो तुम पहले यहाँ पे ऐड करना चाहिए तुम्हें, बाद में वो आएगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद करो, याद आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट। यस, नेट एक्सपोर्ट। हम फॉरेन कंट्री से जो गुड्स मंगवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट। इंपोर्ट। वो प्लस होता है माइनस होता है? माइनस। माइनस होता है। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, जो हमारी कंट्री में बनती हैं, जो हमारी कंट्री का एक्सपेंडिचर है, वो हम प्लस करते हैं। और जो हमारी कंट्री में नहीं बनी हुई गुड्स, रेडीमेड गुड्स हमारी कंट्री में आती हैं, वो हम माइनस करते हैं। That is called net export. So private final plus गवर्नमेंट फाइनल प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर इन तीनों को मैं ऐड करूं बेटा, तो इसको बोलते हैं सी। इसको इस कंटेंट का नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी। क्योंकि दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारी इकोनॉमी में। इफ एनीवन आस्क यू तो आप बोलोगे सी प्लस आई। क्या बोलोगे बेटा? सी प्लस आई। सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम कंजम्पशन एज ए कंज्यूमर करते हैं, तो या तो आप गवर्नमेंट हो, या आप एक प्राइवेट सेक्टर हो, या आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हुए फॉरेन की गुड्स परचेज करो, तब भी आप कंज्यूमर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बेटा दोनों ही करते हैं ना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल जो हमें दिए गए हैं, ऑब्वियसली वो जो हमारी कंट्री के अंदर बना उसके दिए हुए हैं। जो चीजें हमने कंट्री में बनाई और बाहर भेज दी या बाहर से मंगवाई, उसकी एडजस्टमेंट यहाँ हो जाती है। तो इन तीनों में ही हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं। अब आएंगे दूसरे वाले, जिसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, जिसका सॉरी, जिसका इंपॉर्टेंट नेम क्या है बेटा? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आई कहते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ये इन्वेस्टमेंट कहां कहां होती है? ये इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में होती है बेटा? फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट में, लेकिन इसको भी कैटेगराइज किया जा सकता है, करके दिखाऊं? वैसे इसकी नीड नहीं है आप, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए आपके। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 4 चीजें होती हैं। ये आपके नोट्स बन जाएंगे, 1 पेज नोट्स। इसे आप एज इट इज नोट कर लो, या आप इसको बाद में बनाओ, या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई इशू नहीं है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 4 चीजें होती हैं। एक, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जो पैसा बिजनेस में खर्च होता है। जैसे हम बिजनेस में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन सब चीजों में पैसा लगाते हैं, वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। या बिजनेस के लिए शोरूम, शॉप परचेज करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं,
एक होता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जितने घर बनते हैं बेटा इंडिया में, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। थर्ड होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीनों चीजें ग्रोथ पे होती हैं। दैट्स वाई ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोस वर्ड यूज होता है, क्योंकि ये तीनों चीजों में फिक्स एसेट्स है। कोटे बेटा, आपको ये तो पता है कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स एसेट्स में होती है, पर एक और चीज में होती है, वो आपने बोला नहीं, मैं बताता हूँ अभी। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स कहाँ कहाँ होती हैं? टेल मी बेटा, हमारी कंट्री में अगर देखो, जस्ट क्लोज योर आईज और सोचो, हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं? या आपके घर पे है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, आपका घर, और घर के अंदर कितना कुछ है आपके पास, वो फर्नीचर, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, या बाकी का फर्नीचर है, या आपका खुद का वो पूरा घर जो बनाया हुआ है, ये क्या है आपके लिए? फिक्स एसेट्स ना। तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, या आपकी शॉप है, शोरूम है, फैक्ट्री है, उसमें जो पैसा लगाया है दैट इज ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट। या आपने पैसा नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया है। बिकॉज एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी के दो सेक्टर्स हैं, याद होगा आपको। अगर मैं सेक्टर वाइज कन्वर्ट करूं तो कौन से सेक्टर्स हैं? पीएनजी, पीजी, पीजी दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ये लोग क्या करते हैं इकोनॉमी में? या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। मीन्स प्राइवेट सेक्टर भी कंजम्पशन करता है कंट्री के अंदर बनाई हुई गुड्स पे, या फॉरेन की गुड्स को इंपोर्ट करके, या ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। प्राइवेट सेक्टर अपने घर बनाता है या अपनी फैक्ट्री ऑफिस बनाता है। गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है वो या तो एज ए प्रोड्यूसर अपनी गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्री ओपन करती है ना, बिल्डिंग ओपन करती है, या फिर गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर स्टेट, यू नो गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट भी है, एज ए वेलफेयर स्टेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें किसमें होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स में। किसमें होती है बेटा? तीनों चीजें किसमें होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में। चलिए, एक कम से कम एक से दो स्टूडेंट तो हुए जो रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं क्या पूछता हूँ बेटा, बहुत इजी सी बात पूछता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ फिर वो पूछता हूँ आपसे, ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स आए। इवन जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं वो भी तुम लोग रिपीट नहीं कर सकते, क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? तो ये तीनों चीजें बेटा, एक मिनट के लिए होल्ड करना। यस बेटा। तो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, ये दो सेक्टर्स मिलकर किसी भी इकोनॉमी को बनाते हैं, और यही लोग एज ए प्रोड्यूसर वहां पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यही लोग एज ए प्राइवेट सेक्टर वहां पर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी हमारी कंट्री के अंदर, वो जैसे रेलवेज प्रोड्यूस करती है, रेलवे सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट के और कई तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं जहां गवर्नमेंट खुद वो प्रोडक्ट बना रही है, या गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए पैसा लगाती है, तब वो एक प्रोड्यूसर नहीं है, तब वो एक वेलफेयर स्टेट है। जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन सी होती हैं आपके माइंड में, है कोई एग्जांपल्स? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वेरी गुड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट स्कूल, और क्या? गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स,
पब्लिक पार्क, जितने पब्लिक पार्क है बेटा वो, फ्लाईओवर्स, जितने भी सेक्टर्स गवर्नमेंट डेवलप करती है, आईटी सेक्टर हो गया, रेजिडेंशियल सेक्टर्स हो गए, या गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, कितना पैसा तो है बेटा जो गवर्नमेंट आपके लिए खर्च कर रही है। आप अपने घर से बाहर तो निकलो, कभी तो घर से बाहर निकलते होगे, तो क्या देखते हो बेटा, घर के आगे की रोड, वो स्ट्रीट गवर्नमेंट ने बनाई है ना। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट बसेस चल रही हैं, गवर्नमेंट की रेलवे है, जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स करिए, लेकिन जहां वो गवर्नमेंट चार्जेस ले रही है उसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मानते। तो गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट रेलवेज, वो एज ए प्रोड्यूसर वर्क कर रही है, तो वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया। लेकिन पब्लिक पार्क, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ये सब जो गवर्नमेंट आपके, या गवर्नमेंट कोई टेम्पल बना रही है, कोई गुरुद्वारा बना रही है, कोई वेलफेयर के लिए कोई हॉस्पिटल, स्कूल्स बना रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट एक एज ए वेलफेयर स्टेट काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। तो ये तीनों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इतना टाइम डिवोट किया है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर इसको याद करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, घर, जैसे आपका घर होता है, हाउस आपका, घर के सामने पार्क होता है, आपके पास घर के सामने पार्क है ना, या किसी और घर के सामने मान लो, तो जस्ट इमेजिन कि आपका घर है और घर के सामने एक पब्लिक पार्क है, और उस पब्लिक पार्क के अंदर एक छोटा सा बूथ बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है वेरका बूथ। देखा आपने कभी किसी सेक्टर में ऐसा? yes, घर, घर के सामने पार्क, और पार्क में वेरका का बूथ, वेरका कंपनी ने गवर्नमेंट से रेंट पे लिए हुए हैं ये बूथ, या अपने एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट की परमिशन से बनाए हुए हैं, वहां पर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो बेटा ये सीन जब आपके माइंड में रहेगा, घर, घर के सामने पार्क, और पार्क के अंदर वेर का बूथ, तो बेटा घर क्या हो गया, बोलो, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। residential, पार्क क्या हो गया, public investment, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और वेर का बूथ क्या हो गया, business, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और बता सकते हो कि वेरका के बूथ के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या पड़ा होता है? वेरका के प्रोडक्ट सर। वेरका के प्रोडक्ट, यस। दिलजोत बेटा आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरका के प्रोडक्ट्स। उसको हम क्या बोलेंगे अपनी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, कौन सी इन्वेस्टमेंट? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यस, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए आज 3 स्टूडेंट्स हो गए मेरे पास, बाकी स्टूडेंट्स को मैं स्टूडेंट नहीं मानता क्योंकि वो सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, लाइव क्लास नहीं लगा रहे, क्योंकि चुपचाप सुनते रहना एक रिकॉर्डिंग है, वो किसी भी टाइम पे सुन लेना बेटा, क्या फर्क पड़ता है आपको 5:30 लाइव होने की क्या जरूरत है उसके लिए। फुल डे में कभी भी टाइम हो, रात को 11 बजे भी तुम अपना मोबाइल ऑन, फोन ऑन करोगे, ये सेम लेक्चर चलेगा, सेम लेक्चर, जिसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। तो एटलीस्ट हमारी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हो गए अब, मेघा, तन्वी, दिलजोत, जो लोग बात करते हैं, जिनको बोलना आता है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। घर, घर के सामने पार्क, पार्क में वेर का बूथ, लेकिन वेर का बूथ के अंदर होती है इन्वेंट्री, स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, कुछ भी ऐसा ना। तो वो है 4th टाइप की इन्वेस्टमेंट जो एक प्रोड्यूसर करता है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, सॉरी मींस हाउस होल्ड सेक्टर नहीं करता, वो एक प्रोड्यूसर करता है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर हो या प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूसर हो, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज बताओ बेटा, क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन होता है? क्या कोई सुना आपने रॉ मटेरियल में डेप्रिसिएशन है? no sir, क्योंकि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आएगा जो कि बहुत टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए कई बार, या उसमें मिस्टेक्स करते हैं। टफ तो कुछ नहीं, मिस्टेक्स होती हैं बस उसमें, यू कैन से, इसलिए वो टफ हो जाता है क्योंकि मिस्टेक्स होती है हर बार हमारी। अगर हमें इस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के चारों कंटेंट पता है, बिजनेस, रेजिडेंशियल, पब्लिक एंड इन्वेंट्री,
तो हम एक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें जो पहली तीन है वो फिक्स एसेट्स हैं। वैसे तो आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको पता है बेटा ये चीज कि ये फिक्स एसेट्स होती हैं जिनमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है, जिनकी एक लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है और उस पे हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, तो इसलिए उनकी वैल्यू ग्रोस पे होती है। लेकिन जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो विदाउट डेप्रिसिएशन है, उसमें डेप्रिसिएशन की बात कहीं नहीं होती। अगर इन चारों को मैं ऐड करूं तो वो क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, ग्रोस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं इसके अंदर कुछ और नई बातें बता रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा रादर, पहले मैं इन सबको ऐड कर लूं। इन सबको ऐड करके क्या आएगा, इन चारों आइटम्स को ऐड करके क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट एंड ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में अगर बोलना हो यू कैन सी ऑल्सो ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब आप थ्योरी पढ़ना, अब आपको ज्यादा समझ आएगी, बिकॉज पहले थ्योरी पढ़ना हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे, बट एक बार इंट्रो के लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है। अब आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों जो करवा दी जाएंगी, मैं नेक्स्ट यूनिट पे आ जाऊंगा, मनी एंड बैंकिंग या कोई और यूनिट पे। आप लोगों के लिए ये नेशनल इनकम पास्ट बन जाएगा, जब मर्जी इसको आप दोबारा पढ़ना, आपको ज्यादा समझ आएगा। क्योंकि अब आप समझ आओगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह से होती है, या तो फिक्स्ड एसेट्स में, थ्योरी में ये लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसमें होती है, तीन चीजों में, घर, बिजनेस और पब्लिक, जिसमें होता है डेप्रिसिएशन। इसलिए हमेशा हम जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वो ग्रोस पे होती है। लेकिन ये तो इसके कंटेंट्स हो गए ना चार, उसके सब पार्ट्स हो गए। मेन मेजर पार्ट क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इन चारों को अगर मैं ऐड करूं बेटा तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड सबसे लॉन्ग मेथड है बेटा, जीडीपी एट एमपी। यस, जीडीपी एट एमपी। वाई, बिकॉज सारे के सारे एक्सपेंडिचर किस पे होते हैं, मार्केट प्राइस पे। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो बेटा, जब भी आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो, आप किस पे करते हो, एमआरपी पे या फैक्टर कॉस्ट पे, एमआरपी। एमआरपी पे। उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है ना हमेशा, बाय मिस्टेक बोल दी सॉरी, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है ना हमेशा। यस सर। जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे परचेज करोगे तो उसमें टैक्स तो इंक्लूड होगा ना हमेशा, तो वो बन गया मार्केट प्राइस। दूसरा, क्योंकि आपने वो पैसा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया है, इन तीन चीजों पे खर्च किया है, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है। मैं हर बात का लॉजिक बता रहा हूँ बेटा, आपके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे। टीचर्स का और स्टूडेंट्स का करने का मेथड क्या है बेटा, क्रैमिंग। यहाँ पे बहुत सी चीजें क्रिएट की जाती हैं, है ना, कुछ सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, कुछ लाइंस बनाई जाती हैं, जैसे चाचा नेहरू चले, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, सी फॉर कॉम्पनसेशन, है ना, ओ से कुछ और बनाते हैं। मतलब कि वो इतना डफर तरीका है ना, और टीचर्स इस चीज को फॉलो करते हैं। उनको ये लगता है कि समझा नहीं सकते हम, नेशनल इनकम को समझाने की बजाय याद करवाया जाए, बिकॉज मार्क्स लेने के लिए याद होना चाहिए। मेरा बिलीफ सिस्टम ये है बेटा कि अगर हर एक वर्ड पे हम एक टाइम डिवोट करके आपको समझा दें तो वो याद तो अपने आप हो रहा है। फिर अगर याद नहीं होगा तो अभी आपने इतने क्वेश्चंस करने, अभी क्वेश्चंस करने के बाद तो याद हो जाएगा। क्या है इनके अंदर बेटा, एक्सपेंडिचर में 4 वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं, इनकम मेथड में 3 वर्ड्स हैं, और प्रोडक्ट मेथड में 2 वर्ड्स हैं, आउटपुट एंड इनपुट। क्या 9 वर्ड्स को समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी नीड रहेगी याद करने की, टेल मी बेटा। अगर मैं बोलूँ आउटपुट माइनस इनपुट कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। अगर बोलूँ प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। और अगर मैं बोलूँ सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तो कौन सा मेथड है, इनकम मेथड। बट आपको समझना ये होगा कि ये मेथड जाते कहाँ हैं। तीनों मेथड्स को जब हम ऐड करते हैं हमारे पास आउटकम क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। इनकम मेथड में कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं है, कहीं भी टैक्स नहीं है, सिर्फ इनकम्स हैं, तो आंसर आता है सीधा नेट पे
और फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, इसलिए आंसर आता है मार्केट प्राइस पे। दूसरा, इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट है ग्रोस, जो बिजनेस है, रेजिडेंशियल है, पब्लिक है, इसलिए आंसर ग्रोस पे आता है। तो दैट्स वाई मैं कोई आपको क्रैम करने के लिए बोल रहा मैं आपको बोल रहा हूँ इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा जीडीपी एट एमपी। हाँ, अब याद करना तो ये कर सकते हो, आउटपुट मेथड से भी जीडीपी आता है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी आता है, बट इनकम मेथड एक्सेप्शनल है बेटा, क्योंकि वो इनकम है। नेशनल इनकम में इनकम मेथड ही तो मेन है, फैक्टर इनकम तो मेन है हमारी। वहां से आपका जीडीपी नहीं आएगा, वहां से सीधा डोमेस्टिक इनकम आएगी, एंड वाला आंसर आएगा। सिर्फ एनएफआई ऐड करने तो फिर हम नेशनल इनकम में जा सके। तो बेटा कभी भूल जाओ, आज का ये 75 मिनट्स का लेक्चर आप कभी भी याद सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गया ये अब, और सारे कंटेंट्स मैंने इसमें बोल दिए हैं। अब ये 3 आउटकम्स है हमारे पास। प्रोडक्ट मेथड से बोलो भी, अब रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट मेथड से क्या आएगा? प्रोडक्ट मेथड से क्या आएगा? आउटपुट और इनपुट। नहीं, आउटपुट इनपुट से रिजल्ट क्या आएगा? वैल्यू एडेड। GDP at MP. बेटा वो सब ठीक है ना, अब आप सीधा आंसर बोलो, जैसे आप मेघा ने बोला जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड तो समझने के लिए ठीक था वर्ड ना, आउटपुट माइनस इनपुट जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड में इनकम्स को ऐड करके क्या आएगा? सीधा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एफसी। और एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके क्या आएगा? जीडीपी एट जीडीपी एट एमपी। अब जब जीडीपी एट एमपी आती बेटा, उसके बाद का तो सेम है। क्या मैं रिपीट करूं कि जीडीपी एट एमपी में से क्या माइनस होता है? पहले डेप्रिसिएशन, वो कॉमन है, यहाँ पे भी है, माइनस एनआईटी, वो यहाँ पे भी है, और एनएफआई ऐड होता है, वो यहाँ पे भी है। तो जहां भी जीडीपी एट एमपी आएगा, वहां के बाद आगे का रास्ता तो सेम है। सिर्फ जीडीपी एट एमपी तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर। बट वंस यू गेट योर जीडीपी एट एमपी, वहां से नेशनल इनकम में जाने का एक ही रास्ता है। होता है ना ऐसा, किसी भी प्लेस पे पहुंचने के 2 वे आउट होते हैं। जब हम एक जगह पहुंच जाते हैं, वहां से आगे का रास्ता कॉमन होता है। तो जीडीपी एट एमपी पहुंचने के बाद नेशनल इनकम में जाने का रास्ता कॉमन है। ये 3 एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, एनएफआई। इनकम मेथड एक्सेप्शनल है, उसमें तो सीधा डोमेस्टिक इनकम आती है। कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूं आपको एक्सपेंडिचर मेथड का। ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर है वो। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे एक स्पेशल नोट है। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे एक नोट है। वो क्या नोट है? इसमें 2 सब हेडिंग्स होते हैं, 4 कंटेंट्स होते हैं, 4 कंटेंट्स, 2 सब हेडिंग्स। पहला सब हेडिंग क्या है? ये स्पेशल नोट है बेटा। ये वही पॉइंट है जो मैं कहता था कि स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है।
और वो मिस्टेक्स करते हैं। आप लोग भी करोगे, देखना। आप जितना ध्यान से सुनोगे मिस्टेक होने का चांस उतना कम हो जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसका पहला कंटेंट है। इन दो लाइंस में क्या डिफरेंस बता सकते हो? तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट आती है, हाँ, ये क्या है? एसेट, जो एसेट पे इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड है, और ऊपर वाले में फिक्स्ड वर्ड है नो सर, नहीं। इसका मतलब जो फिक्स्ड है वो किस किस में होती है? जो फिक्स्ड है वो किस किस में होती है? बिजनेस, रेजिडेंशियल एंड पब्लिक। बिजनेस, रेजिडेंशियल एंड पब्लिक। पहले मैंने आपको बोला था कि 4 कंटेंट होते हैं, अब मैं आपको और प्यूरिफाई करवा रहा हूं और क्लासिफाई करवा रहा हूं कि उन 4 में से जो पहले 3 हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नई बात नहीं बोल रहा, यू कांट बी कंफ्यूज्ड। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीनों इन्वेस्टमेंट्स ग्रोस पे होती है। ग्रोस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस रेजिडेंशियल, क्योंकि सब में डेफिनेशन होते हैं, ग्रोस पब्लिक, और तीनों का टोटल क्या आता है? तीनों टोटल क्या आता है? ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट वर्ड किसके लिए यूज होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पे बड़े बड़े 3 वर्ड्स हैं बेटा। फिक्स्ड वर्ड है एक मेन, एक इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, और एक ग्रोस। डोमेस्टिक वर्ड को तो आप ना देखा ही मत करो, वो तो अंडरस्टूड है। जैसे हम में से कौन इंडिया में रहता है? हम सब लोग रहते हैं। हम में से कौन इंडियन है? हम सब हैं। तो मैं अगर अपना नेम बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? इंडियन एम के बंसल। आप बोलोगे इंडियन अंकिता, आप बोलोगे इंडियन अंश, तो मैं बोलूँ बेटा इंडियन वर्ड क्यों लगा रहे हो? ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वी आर इंडियन, तो ये बोलने की उतनी, इंडियन अंकिता, इंडियन अंश, इंडियन चिराग, इंडियन दिलजोत, इंडियन मेघा, कैसा लगेगा बेटा आपको? अगर मैं ऐसे बोलूं नेक्स्ट स्टूडेंट इंडियन मेघा, नेक्स्ट स्टूडेंट इंडियन निकुंज, सारे तो इंडियन है। आप में से फॉरनर कौन है बेटा? कोई भी नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी फॉरनर नहीं है तो नेम के आगे व्हाट्स योर गुड नेम, आप बोलते हो चिराग बंसल। बट अगर कोई ऐसे बोले इंडियन चिराग बंसल, तो इंडियन क्यों बोल रहे हो? वो तो पता ही सबको। कितना ऑकवर्ड सा हो जाएगा किसी को बताना इंडियन चिराग बंसल। तो दैट्स वाई डोमेस्टिक वर्ड को अंडरस्टूड वर्ड समझो, वो ऑब्वियस वर्ड है। तो मेन वर्ड क्या बने? ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो 3 चीजों में है, जिस कारण से डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है हमारे नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड में। अब जो रह गया उसको हम एक बड़ा हेडिंग दे देते हैं अलग से। क्या बोल देते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक जिसको बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये स्पेशल नोट है बेटा, आप सबको ये याद रहना चाहिए कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 2 चीजें इंक्लूड हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं हमारी कंट्री की टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अब इसको नोट कर लो आप, मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर लूँ।
Nobody will leave. Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? अब अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, अगर ये चीज समझ के कोई मिस्टेक नहीं होगी कभी भी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग होगा कि अगर वो 2000 है तो उसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी है 1500 और चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है 500। उसके अंदर दोनों चीजें हैं। लेकिन बेटा अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1500 दिए होंगे तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि चेंज इन स्टॉक कहां है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहां है और कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जिसका फॉर्मूला है, तो उसको ऐड करोगे तो जाके आपका आंसर आएगा 2000। मींस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ए हेडिंग, ब्रॉड आंसर, जिसके अंदर दो कंटेंट हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बाकी सब वर्ड्स को आप भूल जाओ। दो बड़ी चीजें याद रखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यही हमारे थ्योरी बुक्स में नोट्स में लिखा होता है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के 3 कंटेंट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है समझने, पर मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिए। समटाइम्स ये कंटेंट्स गिवन होते हैं, तो अगर आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ले लिया तो मतलब आपको इन तीनों में से किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ऑलरेडी ये तीनों उसके अंदर हैं, आपको अलग से लेने की कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो इन तीनों को ऐड किया जाएगा। फाइनली हम पहुंच गए वापस वहीं पे। अब इन तीनों मेथड में कोई डाउट हो? ओके, चलें आगे। अब आपके लिए बेटा मेरा आज का टारगेट तो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं हम। इसमें से रैंडमली मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22, मैं इसकी पिक आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 ओपन करो। 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लिक करो बेटा सब लोग। अब यहां से हमें एनडीपी एट फैक्टर निकालने हैं। तो क्वेश्चन में नेशनल इनकम नहीं पूछी, आपको क्या कहा है कैलकुलेट करने के लिए? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वो किसकी इक्वल होती है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, जो इनकम मेथड से सीधा आता है।
अभी तक जितना कुछ हमने सीखा बेटा थ्योरी और इन 2 दिनों में, ये अब सब यूज होगा, इसलिए प्रैक्टिस से ज्यादा समझ आएगा, डोंट वरी, ये चीजें सब रिपीट होने वाली है। एनडीपी फैक्टर कोस्ट जो आपने इनकम मेथड से सीधा निकाल लिया था, लेकिन प्रोडक्ट मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से हमें काफी देर के बाद मिला था, एडजस्टमेंट करने के बाद। तो इस क्वेश्चन में वही है, आपको पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है, रीड करो एवरीवन, क्या दी है बेटा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन शेयर कर दिया मैंने ग्रुप में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट मींस कौन सा मेथड है ये? एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ, जबकि मेंशन तो नहीं था ना एग्जाम में। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मेरा वे ऑफ टीचिंग था वो वैसा क्या था। मीन्स अभी तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली टीच किया आपको। आप जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि वो क्या रीजन थे कि मैंने आपको वैसे चार्ट बनवाए, थ्योरी में समझाया सब कुछ। अब जैसे वर्ड देखोगे प्राइवेट फाइनल, तो ये आपको देखना होगा आपको कि वो कौन से मेथड के अंदर आता है। तो हमारा जो ऊपर चार्ट है बेटा, ये आपको हेल्प करेगा आज कि पहली ये इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, एक्सपेंडिचर मेथड में है। अब 2 तरीके हैं, या तो कॉमन स्टूडेंट के जैसे ये चार्ट सामने रख लो और उसमें से देखो प्राइवेट फाइनल किस में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। एक्सपेंडिचर मेथड में आता हो या किसी में आता हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें क्या ऐड होता है। तो अगर आपको पूरा मेथड आता होगा ऑर्डिनरी आपके लिए बहुत ईजी है, और उसमें भी सिर्फ 4 कंटेंट है ओनली। अब हम समझ गए कि इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट क्या होने वाला है। प्राइवेट फाइनल के बाद क्या आएगा नेक्स्ट कंटेंट? गवर्नमेंट फाइनल। चाहे वो क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे लिखा हो या आगे कहीं लिखा हो, आपको ढूंढना है बेटा वो। तो न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से स्टार्ट करेंगे हम। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं बेटा, किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं डिनर पे, तो जब डिनर करने के लिए हम जाते हैं किसी भी हॉल में, वहां सब कुछ पड़ा होता है, देयर सो मेनी टेबल्स, और उनके ऊपर एक डिनर सर्व किया हुआ है, और वहां पे हर तरह की आइटम होती है। वो वेज हो सकती है, नॉन वेज हो सकती है, वो किसी तरह का फूड हो सकता है। हमें सब कुछ नहीं खाना होता, बिकॉज हम अपनी लाइकिंग के हिसाब से अपनी प्लेट में चीजों को रखते जाएंगे। अब ये वो चीज है बेटा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये सब कुछ दिया है, आपको अपने मेथड के हिसाब से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है। आपको चाइनीज फूड सिलेक्ट करना है, कॉन्टिनेंटल फूड सिलेक्ट करना है, पंजाबी फूड सिलेक्ट करना है, ये आपको देखना है। वहां पे सब लगे हुए हैं, एक बड़ी मैरिज में सब होते हैं, आपको उसमें से क्या खाना है। सब कुछ तो आप खा नहीं सकते ना, और ना सब कुछ आपका टेस्ट है, ये हमें देखना होता है। तो हम इस मैरिज की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। जब आपको घर से चलते हुए ये पता होगा कि हु आर यू, आपको क्या खाना है, तो ही तो आप वहां पे सिलेक्ट कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से नहीं पता चलेगा कि आपको क्या उठाना है। कुछ चीजें आपको फालतू में दी होंगी जो आपको यूज नहीं करनी। घर से चलते वक्त मीन्स आप बिफोर गोइंग टू एग्जाम आपको पता चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है। मेरा इतना जो भी आपके लिए स्पीच थी, नॉलेज, टीचिंग, सब कुछ इस चीज के लिए थी कि एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीजें आती है जो हमें ऐड करनी है। प्राइवेट फाइनल आपके सामने है 8000, गवर्नमेंट फाइनल 1000। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि थर्ड आइटम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। नो नो नो, क्वेश्चन को देख के अगर किसी को याद आ रहा है तो इट मींस उसकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है। आप बताओ बेटा अपने दिमाग से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स। कितना है नेट एक्सपोर्ट्स? उसका फॉर्मूला होता है ना एक, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट को एक्स से लिखते हैं, इंपोर्ट को एम से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसकी एब्रिविएशन इंटरनेशनली फिक्स है, एक्स माइनस एम। तो कितना दी एक्सपोर्ट? तो बेटा अब कितना आएगा ये आंसर? 70 माइनस 120 कितना होता है? यस, ये चीज पूछनी थी मुझे आपसे। अब कंफर्म हो गया कि -50 बोला आपने।
इट इज नेट एक्सपोर्ट आपको नेगेटिव फॉर्म में दिया है -50, कोई बात नहीं। फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में क्या है बेटा, प्लस है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम गवर्नमेंट फाइनल प्लस करते हैं और उसके अंदर नेट एक्सपोर्ट प्लस करते हैं। जब हम 50 प्लस करेंगे और -50 होंगे तो मैथमेटिकली वो माइनस हो जाएंगे। अब जो आंसर आएगा वो 8950 आएगा। तो ये किसका आंसर आ गया, सी का आंसर आ गया बेटा, सी। अब हम आई को ढूंढेंगे, अभी जो पॉइंट समझाया था मैंने आपको, आई को ढूंढेंगे हम। आई क्या है बेटा, आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को मेथड में क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिए क्वेश्चन में, दिए क्वेश्चन में नहीं दी, क्वेश्चन में नहीं दी बेटा, हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या है गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिक्स वर्ड गिवन है, ग्रोस Gross domestic fixed capital formation and change in stock. वेरी गुड। इन दोनों को ऐड करेंगे। अभी अभी मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया कि नहीं समझाया अभी ऊपर, कि अगर आपको ग्रोस डोमेस्टिक, ये सारे वर्ड जो मैंने समझाए आपको वो यूज होंगे बेटा। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जब देते हैं तो इसका मतलब आपको अलग से क्या ऐड करना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और आंसर क्या आएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने थे, हो गए स्टार्ट। पर मेन पर्पस था, पहले तो मेरा टारगेट था कि आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोडक्ट मेथड के, बट आपको बुक्स में मिक्स दिए होंगे तो फिर चेंज किया टारगेट। इनकम एक्सपेंडिचर के सभी पॉइंट्स को या मेथड्स को करने के बाद नाउ हमें एक फ्रीडम है, हम कोई भी मेथड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे बीच में से कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर लो या फर्स्ट से स्टार्ट कर लो। आपको पहचान होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन किस मेथड की है, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको प्लस माइनस याद आएगा। रेस्ट योर प्रैक्टिस। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट हैं, फिक्स्ड एंड चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को ऐड कर लो। इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, GDP at MP. लेकिन आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, एनडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी आपका आ गया बेटा, और आपका आंसर है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहां पहुंचना है, एनडीपी एट एफसी पे। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम, माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, Depreciation. डेप्रिसिएशन। और माइनस क्या करेंगे, एनआईटी। तो डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो आपको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में गिवन है वही वर्ड लिखोगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितना गिवन है, 60। तो 60 माइनस करने बेटा। और एनआईटी कितना है, एनआईटी भी गिवन नहीं है, उसका भी फॉर्मूला यूज करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इंडिया टैक्सेस कितनी है, 700, सब्सिडीज कितनी है, 50, तो कितना रह गया, 650। देख रहे हो बेटा, मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा बिल्कुल भी बेटा, इस वे आउट को समझिए। वैसे अब आपके आगे जितने भी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस से, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा ये तरीका। बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मुझे मेथड याद है, मैं वो डायरेक्शन वहां से ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में क्या दिया है वो नहीं देख रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को कैसे यूज कर रहा हूँ कि मुझे एनआईटी चाहिए, फिर मैं क्वेश्चन में जाता हूँ और देखता हूँ एनआईटी जगह पे दिया है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, मैं वहां से देख लेता हूँ बस। फिर मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन, तो मैं वहां से देख रहा हूँ
क्वेश्चन से सिर्फ हमने अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लेनी है। मेरी इस एग्जाम्पल को समझिए आप कि मैरिज फंक्शन में सब कुछ है आपके लिए वहां पे, पर सब कुछ आप नहीं खा सकते। आपकी जो चॉइस है वो आपको उठाना है वहां से। दिया तो बहुत कुछ है, और कुछ चीजें ऐसे होती है जो हम टच भी नहीं करते, क्योंकि वो हमारा टेस्ट ही नहीं उसके अंदर, हमें चाहिए नहीं वो। ऐसे बेटा इस पूरे क्वेश्चन में बहुत सी इंफॉर्मेशन होंगी जो हमें नहीं चाहिए होंगी। तो इसलिए आपको पहले पूरे मेथड पे फोकस करना है कि मेथड क्या है, मेथड की इंफॉर्मेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन से जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो उठानी है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आपका एनडी बाई एफसी आ जाएगा। आप 60 माइनस कर दो, 650 माइनस कर दो, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा 8840। 9550 में से क्या माइनस करना है, 710। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आगे लिखा हुआ है, कहीं भी देख लेना, पेज 424 पे, बट ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आप अपने बेस पर इस टाइप के बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो हमने सारे करने हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा पहले इसका, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। 52 क्वेश्चन आर देयर, ये सारे हमें करने हैं। अब जिसके पास राधा बहुगुणा बुक है वो साथ साथ में राधा बहुगुणा के क्वेश्चन करता रहेगा। एक ही बात है बेटा, दोनों में सेम दिए हैं, किसी भी एक बुक में से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं टीआर जैन में से करवा देता हूँ, आप राधा बहुगुणा में से कर लेना, और सब हो जाएंगे आपसे। और फिर आपको स्लाइड्स के अंदर जाकर जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स ऑल बेटा, एनीथिंग एल्स नाउ? माय होमवर्क इज क्लियर ना? जितने क्वेश्चन कर सकते हो कर लो, स्टार्ट कर दो बस, आप कहीं से भी, हमें सारे करने हैं ये। एनीथिंग एल्स नाउ? ठीक है, ओके। क्लास स्टार्ट।